हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 टू 147 में की गई है। पार्ट 5 है। पार्ट 5 जो है वो यूनियन लिस्ट है, उसका एक पार्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो जुडिशरी है वो हमें इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि एक कोर्ट दूसरी कोर्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर हम बात करें जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें सिविल कोड देखने को मिलती है एंड क्रिमिनल कोड देखने को मिलती है, तो ये फर्दर कनेक्टेड होती है हाई कोर्ट से। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे कैन अपील टू हाई कोर्ट। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, देन दे कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंटरकनेक्टेड है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में हमें इस तरीके से इंटरकनेक्टेड जुडिशरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता। वहां पर जो फेडरल लॉज हैं उनको इन्फोर्स करने का काम जो है वो फेडरल जुडिशरी करती है, और अगर हम बात करें स्टेट लॉज की तो वो स्टेट जुडिशरी करती है। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में हुई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हमारे प्रेजेंट टाइम में जो जजेस की टोटल नंबर है वो 34 है। ये पुराना है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का नंबर है वो 34 हो चुका है। और जो फर्स्ट टाइम ओरिजिनल जजेस का नंबर चेंज हुआ था वो 1956 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जो सीजेआई की अपॉइंटमेंट है वो भी उसमें हम देखते हैं कि जो सीनियरिटी वाइज सबसे ऊपर होता है उसकी ही ज्वाइनिंग होती है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन आगे हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। देखो, सुप्रीम कोर्ट के जब चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 जजेस केस काफी फेमस है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जजेस केस 1982 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी कि जो कंसल्टेशन शब्द है इसका मतलब ये नहीं है कि जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी तो चीफ जस्टिस के द्वारा सजेशन दी जाती है, तो वो सजेशन का मतलब ये नहीं कि वो देश के राष्ट्रपति उसमें बाध्य होंगे, यानी कि मानना ही पड़ेगा। मगर अपनी इसी जजमेंट को 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया और बोला कि जो प्रायर जजमेंट थी उसमें ये जो दो शब्द थे कंसल्टेशन और कंकरेंस, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की जो सहमति होगी वो भी अब से जरूरी कर दी। साथ ही साथ बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट जो किसी जज का नाम देंगे राष्ट्रपति को, उसमें वो साथ ही साथ जो दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी भी कंसल्टेशन लेंगे। इसी में हम देखते हैं कि जो 1998 में थर्ड जजेस केस होता है उसमें जो सेकंड जजेस केस था उसको एज इट इज कंटिन्यू किया जाता है। साथ ही साथ ये बोला जाता है कि जो अब दो जजेस थे सीनियर मोस्ट, उस उनके साथ साथ दो और, यानी कि अब से चार जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनकी सलाह लेनी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अनिवार्य है। और इन केस अगर दो जजेस भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं, यानी कि किसी का नाम सजेस्ट नहीं करते, तो वो नाम राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा सकता। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, नेशनल जुडिशियल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। और इसमें उन्होंने किया कि जो कोलिजियम सिस्टम था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। यानी कि तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से क्या होगा कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होंगे वो नाम सजेस्ट करेंगे अगले सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और वो नाम भेजा जाएगा देश के राष्ट्रपति को। मगर जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने आर्टिकल 13 जैसे लिखा है कि अगर क्या कुछ ऐसा कुछ भी लगता है सुप्रीम कोर्ट को जिसमें उनको लगता है कि पार्लियामेंट ने यानी कि लोकसभा और राज्यसभा ने अपनी जो उनकी पावर है उससे बाहर जाके कुछ काम किया है, कोई कानून बनाया है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर वही सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स का सहारा लेते हुए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो तब तब से दोबारा फिर जो कोलिजियम सिस्टम था
उसी को कंटिन्यू किया गया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि कौन अगले सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे, और वही नाम भेजेंगे राष्ट्रपति को। जो अपॉइंटमेंट होती है सीजेआई की, उसमें हम देखते हैं कि 1950 से लेके 1973 तक एक कन्वेंशन थी, परंपरा ये थी कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। मगर इस जो कन्वेंशन को इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो उन्होंने तोड़ा था। उन्होंने 4th नंबर पे थे ए एन रे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको बना दिया गया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेकंड जजेस केस हुआ था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, हमेशा उन्हीं को सीजेआई बनाया जाएगा। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उनकी साथ ही साथ 5 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या देश के राष्ट्रपति की नज़र में जिसको जज बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। अगर हम बात करें मिनिमम एज की, तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं की गई। रिटायरमेंट एज जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो 65 होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की एज 60 होती है। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62, और रिटायरमेंट एज सुप्रीम कोर्ट के जज की 65। ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देश के राष्ट्रपति को एड्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिमूवल की, कि इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो इनको हटाने का जो प्रोसेस होता है वो इतना आसान नहीं होता। रिमूवल एक ऑर्डर होगा, वो एड्रेस किया जाता है देश के राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के द्वारा, और तभी इनके खिलाफ जो रिमूवल प्रोसेस है वो हम देखते हैं कि स्टार्ट हो सकता है। अब जो एड्रेस किया जाएगा उसको स्पेशल मेजोरिटी भी होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा से। और हम देखेंगे, देखो मैंने स्टेप्स में लिख दिया है ताकि आपकी कन्वीनियंस रहे कि कैसे किसी जज को सुप्रीम कोर्ट से रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले बात, दो रीजन होते हैं, एक तो मिसबिहेवियर, दूसरा आता है इनकैपेसिटी, जब इनको रिमूव किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें कि रिमूवल प्रोसेस जो होता है वो साइन होगा, अगर वो लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 100 मेंबर से साइन होगा, अगर राज्यसभा से पास हो रहा है साइन, तो 50 मेंबर उसको साइन करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर लोकसभा से पास हुआ है तो स्पीकर, और राज्यसभा से पास हुआ है तो चेयरमैन उसको एडमिट करेंगे या रिफ्यूज करेंगे। अगर एडमिट किया जाता है तो तब आगे ये केस बढ़ता है। तो वो क्या करेंगे, इसके बाद 3 मेंबरी कमेटी बनती है, और जो 3 मेंबर्स की कमेटी होगी उसमें हमें देखने को मिलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट की कोई एक जज, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और थर्ड पर्सन होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो उनका जो भी डिसीजन होगा, उनके डिसीजन का सहारा लेते हुए मोशन पास किया जाएगा दोनों सदनों से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, विद स्पेशल मेजोरिटी, और उसके बाद भेज दिया जाएगा देश के राष्ट्रपति के पास। और जब उनके पास भेजा जाएगा तो उनकी मंजूरी के साथ जब वो पास कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक कितने जजेस को निकाला गया है, तो इसका आंसर है कोई भी जज अभी तक ऐसे नहीं निकाला गया। इनकी जो पेंशन होती है, लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी उसका 50% होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी जज की सैलरी 2,50,000 है, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन होगी वो 1,25,000 होगी। एडहोक जज का प्रोविजन भी होता है सुप्रीम कोर्ट में, किसी स्पेसिफिक केस के लिए किसी भी हाई कोर्ट से जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, और जिस हाई कोर्ट से लाया जाएगा उनके चीफ जस्टिस जो होंगे उनकी हमें कंसल्टेशन देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें सीट की, यानी कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो वो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है, मगर देश के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ इसको किसी और जगह पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट हमें देखने को मिलता है यानी कि जो देश के राष्ट्रपति हैं किसी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता कि सलाह देनी ही पड़ेगी। अगर वो सलाह देते हैं तो 5 मेंबर की कमेटी बनती है जजेस की, वो 5 मेंबर देश के राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। अगर हम बात करें कि देश की जो जुडिशरी है क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं,
तो आप सामने देख सकते हो, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि काफी बड़े स्तर पर जो देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। सबसे पहले जो इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो जजेस की अपॉइंटमेंट हम बोल सकते हैं कि जजेस जजेस के ही द्वारा होती है। जो कोलिजियम सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के 5 जो सीनियर जजेस होंगे वो नाम सजेस्ट करते हैं और वही नाम रिकमेंड किए जाते हैं देश के राष्ट्रपति को। फिर इनका जो टेन्यूर है वो काफी सुरक्षित होता है, 65 ईयर की एज रिटायरमेंट है इनकी, तो काफी अच्छा इनका टेन्यूर भी होता है। फिक्स सर्विस होती है इनकी, जो इनकी सैलरी वगैरह होती है वो इनको कंसोलिडेटेड फंड से मिलती है। जो इनका आचरण होता है इसको कभी भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाता। आफ्टर रिटायरमेंट एज अ एडवोकेट इनकी प्रैक्टिस के ऊपर बैन होता है, तो कभी भी माइंड में ये नहीं आता कि ये कोई और प्रोफेशन जाके आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो इसीलिए अपनी जॉब को अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, ऐसी कंडीशंस बनाई गई हैं। देन हम देखते हैं कि अगर इनकी कोई कंटेम्प्ट करता है कोर्ट की, यानी कि कोर्ट ने किसी को बुलाया है तो वो नहीं आ रहा या सम अदर रीजन, तो कोर्ट के पास इतना अधिकार भी होता है कि ये उनको पनिश भी कर सकते हैं। देन फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इनका जो अपना स्टाफ होता है उनका एक अलग से ये खुद ही एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। देन इनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है, अथॉरिटी होती है, उसको कम नहीं किया जा सकता। देन सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 में। आगे हम बात करेंगे पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर्स या जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि ऐसे केसेस, ऐसी पावर जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है। तो कैसे, कौन कौन से केसेस होते हैं? अगर कोई केस सेंटर और कोई एक स्टेट के बीच में है या मोर देन वन स्टेट के बीच में है, सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड one or more than one state on the other side, या between two state or more than two state, अगर कोई ऐसा इशू है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। देन रिट जुरिस्डिक्शन, हैबस कॉर्पस का केस हो, मेंडामेंट्स, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शियोररी, ये सारी पावर्स इन्हीं के पास होती हैं। देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, जहां पर देश के आम नागरिक जो हैं वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कौन कौन से केसेस में अपील कर सकते हैं? अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, कोई भी संवैधानिक मुद्दा होगा उसमें डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोई अगर सिविल मैटर है तो उसको भी हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, अपील बाय स्पेशल लीव, तो ये सारे केसेस में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, तो देश के राष्ट्रपति को ये सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, अगर देश के राष्ट्रपति को लगता है कि उनको किसी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सहायता की जरूरत है। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, जो भी इनकी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी इनके एक्ट होते हैं, इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता और एज अ प्रूफ किसी भी कोर्ट में दिखाया जा सकता है। अगर जुडिशरी की कंटेम्प्ट होती है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, तो जुडिशरी उनको पनिश कर सकती है, 6 महीने की जेल भेज सकती है या 2000 तक फाइन भी लगा सकती है। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारी जो जुडिशरी है उनके पास इतना अधिकार होता है कि जो भी सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनके निर्णय को ये रिव्यू भी कर सकते हैं, और अगर लगता है कि जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है वो उनके पावर के दायरे से बाहर जाके लिया गया है, तो आर्टिकल 13 का सहारा लेते हुए ये उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद कुछ अदर पावर्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, कोई भी इनका पुराना केस है उसको ये ओवररूल कर सकते हैं। देन अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कई बार क्या होता है कि एक शब्द के दो मतलब या दो से ज्यादा मतलब होते हैं, तो कौन सा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसकी इंटरप्रिटेशन हमारी जुडिशरी ही करती है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको हम याद रख सकते हैं, जैसे आर्टिकल 124 है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 125 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सैलरी की बात करता है। आर्टिकल 126 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। एडहोक जजेस की बात आर्टिकल 127 में की गई है। एंड आर्टिकल 143 जो है वो बात करता है कि देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कंसल्ट कर सकते हैं कोई जुडिशियल मैटर में। देन आगे हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि जब जो हमारे देश की जुडिशरी है वो एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है। हमें पता है कि जो लॉ बनाने का काम है, कानून बनाने का काम, ये हमारे देश की लेजिस्लेचर का होता है। पर कई बार क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो अपना निजी फायदा देखते हुए कोई पर्टिकुलर कानून जिसकी जरूरत है वो नहीं बनाते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये कानून बनाया जाता है तो अगली बार उनको वोट नहीं पड़ेगी, और अगर वोट नहीं पड़ेगी तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो कानून नहीं बनाते, बट एक्चुअली में उसकी डिमांड होती है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है जो जुडिशरी है हमारी वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि वो कानून बनाने का काम शुरू कर देती है। इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो गई है और वो कानून बनाने का काम करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू। तो इसको हम बोल सकते हैं पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन कौन से केस में, जैसे कि लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो भी होंगे उनको ये देखते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जो भी कानून बनाया जा रहा है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसको रिव्यू करने का अधिकार होता है हमारे देश की कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। अगर उनको लगता है कि जो हमारे लेजिस्लेचर है उन्होंने अपनी पावर के दायरे से बाहर जाके कानून बनाया है, तो ये उस कानून को नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे देश में जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कुरैशी ने इसको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स में, जैसे जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड अथॉरिटीज अंडर स्टेट। तो ये एक्चुअली वैसे ओरिजिनल यूएसए का कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे पीआईएल की। तो जो पीआईएल का कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है इसमें हम देखते हैं कि लीगल एक्शन जो होता है वो लिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि जब एक इंडिविजुअल ऐसी सिचुएशन में ना हो कि वो कोर्ट ना जा सके तो उसके बिहाफ पे कोई और भी कोर्ट जा सकता है या कोई भी ऐसा जनरल इशू जो जनरली वेलफेयर के लिए होता है, सोसाइटी के लिए, जो सभी के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए कोई भी एक संस्था, एक व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और जो उसका डिसीजन होगा वो सभी के लिए लागू होता है, वो सभी के लिए इम्प्लीमेंट होगा। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो पीआईएल है ये पीएन भगवती ने इंट्रोड्यूस की थी। तो आई होप ये लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला इस लेक्चर से, तो प्लीज कम से कम आप अपने 2 फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।